दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसके अलावा पालघाट 530 मीटर ऊंचाई, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। थालघाट दर्रा की बात करें, ये नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा की बात करें, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। सिनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है, याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डोडा बेटा जो है ये तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोदा बेटा की ऊंचाई की बात करें 26 से 37 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की पूछा जाए तो अनाईमुडी है, और ये 26 से 96 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां है, याद रखना है। तमिलनाडु राज्य का स्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां है। इसकी राजधानी मद्रास है। यहाँ नीलगिरी, मेलागिरी, पालनी पर्वत अवस्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है, जो ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में स्थित है। महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य ग्रहण के समय में आता है, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुएज नहर की लंबाई है। सुएज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 168 किमी जो है सुएज नहर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। रिपन 1880 से 84 के बीच भारत का वायसराय थे। इन्होंने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन आरंभ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी जो है ये अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। याद रखना है कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना। प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके अलावा भारत सरकार एक्ट 1935 की विशेषताएं यहाँ पर है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता और प्रांतीय स्वायत्ता, ये सभी यहाँ पर भारत सरकार एक्ट 1935 की विशेषताएं हैं। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से अंग्रेजों ने भेजा था? इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो भेजा था, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 45 के द्वारा जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा एक संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के उपबंध में संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को रखा गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की गठन किया गया है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है, याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों विधि का प्रयोग जो है ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में, याद रखना है कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की बात करें, एक सुगंधित वृक्ष है। चंदन की लकड़ी का धार्मिक प्रयोजन भी है। चंदन की लकड़ी दक्षिण भारत में अधिक पाया जाता है। चंदन तस्कर वीरप्पन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, चंदन की लकड़ी की तस्करी करता था। ठीक है, ये पुलिस मुठभेड़ में इस पर एक फिल्म बनी है पुष्पा, याद रखना, आप देख सकते हैं। चंदन की लकड़ी का उसमें तस्करी किया गया, इसी वीरप्पन पर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए, उसमें अंडा डाला जाए तो अंडा पानी पर जो है तैरता रहेगा, ठीक है, डूबेगा नहीं, डी हो जाएगा। अंडा का तैरना पानी में घनत्व नमक मिलाने से बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तले से ऊपर लाया जाए और पहाड़ी की चोटी पर ले जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो देखिए, उसका भार अधिकतम जो है पृथ्वी तल पर होगा। ठीक है, बी हो जाएगा। परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है पनडुब्बी, सी हो जाएगा। आकाश का रंग नीला होने का कारण है? आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण नीला दिखाई देता है, ये हो जाएगा। इसके अलावा जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान स्थिर रहता है। ठीक है, एक समान स्थिर रहता है, सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जानवर ज़मीन पर नहीं बैठता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो घोड़ा जो है ये ज़मीन पर नहीं बैठता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो है मुंबई, याद रखना है कौन सा शहर? मुंबई है। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, वायु में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन पाई जाती है, आर्गन, ऑप्शन सी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जो है जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रयोग दंतमंजन, पाउडर तथा पेस्ट बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, NaCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी फूलती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और रोटी जो फूलती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। रोटी जो फूलती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, CO2। ठीक है, याद रखना है आपको, रोटी फूलती हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? CO2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अलौह धातु यानी नॉन फेरस मेटल है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है ये नॉन फेरस मेटल है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस नहीं है?
तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ये नोबेल गैस नहीं है। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो देखिए वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, बी हो जाएगा। कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती है? कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती है? 3 जोड़ी टांगें होती है। ठीक है, 3 जोड़ी ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? तो तीव्रतम गति से होता है लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कवक यानी फंगस में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल केवल पादप कोशिकाओं यानी सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल के 4 घटक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैथोनफिल। ठीक है, क्लोरोफिल केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? ऊष्मीय मान किसका अधिकतम होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वसा यानी फैट्स का जो ऊष्मीय मान होता है अधिकतम होता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पिट्यूटरी को जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अग्न्याशय की बात करें, अग्न्याशय या मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी में बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। थायराइड की बात करें, इसका भार 20 से 40 ग्राम्स होता है। प्लेहान स्प्लीन की बात करें, इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो उच्च स्तरीय से मशीनी भाषा में अनुवाद करे। कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर जो उच्च स्तरीय से मशीनी भाषा में अनुवाद करे उसे कंपाइलर कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि? तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी इसलिए होती है क्योंकि वो पानी के तलाश में लंबी हो जाती है। ठीक है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत में। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसप ने अशोक स्तंभ को सबसे पहले पढ़ा। तारों के बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गैलेक्सी। तारों के बड़े गुच्छे को क्या बोला जाता है? गैलेक्सी। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े में देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो देखिए वो काला प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्तिकरण। ठीक है, इसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पोलियो का टीका जो है मुंह के द्वारा दिया जाता है। 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को लाठी के प्रहार किया गया जो मृत्यु का कारण बना। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को लाठी के प्रहार किया गया जो मृत्यु का कारण बना। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। स्टार्च और ग्लूकोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, दोनों का वनस्पति उद्भव है, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।